हे माय लवलीज बाट, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे टैलेंट को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। तो ये स्टोरी है हक डे के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग को अच्छी लगती है तो कमेंट्स कीजिएगा एंड देन मुझे बताइएगा कि कैसी लग रही है, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगले दिन वापस से वांगजी उठता है, नहाता धुलता है, ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग एरिया में आता है और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग, वो भी उठता है और उसका जो रोज का काम था वो करता है और वांगजी को वो गुड मॉर्निंग मैसेज कर देता है। उसके बाद वो बाहर आकर के जो मेंटोर होती है उनसे वो कहता है कि कोई है जो उसके आर्ट्स की सराहना की है एंड देन उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है। तो अगर उसे वो काम मिल जाता है और अगर उसके आर्ट्स बिक जाते हैं तो उसे पैसे मिलेंगे और वो इस अनाथ आश्रम के लिए वो कुछ कर पाएगा। तो जो वो मेंटोर होती है वो विंग से कहती है कि मुझे बुरा लगता है कि तुम पढ़ भी नहीं पाए, फिर भी तुम हमारे अनाथ आश्रम के लिए इतना कुछ करते हो और इन बच्चों के लिए। तो इस पे विंग अब आंसर करता है कि नहीं आंटी, ऐसा नहीं है, जितना किया आपने बहुत किया और मैं पढ़ा नहीं पढ़ा इससे क्या फ़र्क पड़ता है आंटी। मैं नहीं चाहता कि ये बच्चे मेरी तरह कोई फूल की दुकान खोले और फूल बेच के कुछ भी करे। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे पढ़े लिखे और अच्छा नाम करे, ऊंचा नाम करे और जो वो चाहे वो बने। इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। इन बच्चों की खुशी ही मेरे लिए ज़्यादा मायने रखती है आंटी। इसलिए आप मेरी चिंता मत कीजिए, बस प्रे कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो जाए, है ना। तो वो कहती है, ये तो बात तुमने सही कही विंग, बट अभी तक तो पूरे अनाथ आश्रम को तुम ही संभालते आए हो, तो ये सारा क्रेडिट भी तुम्हें ही मिलेगा। विंग कहता है, अरे ऐसा नहीं है, अब मैं चलता हूँ। इतना बोल करके वो अपने फूल की दुकान पे वापस आ जाता है। फिर विंग अपना शॉप में आकर के शॉप वगैरह ओपन कर लेता है और अपने फ़ोन को ना काउंटर पे पटकते हुए कहता है, हर बार मैं ही मैसेज करता हूँ इस इंसान को। उसे पता है कि मैं मैन को पसंद करता हूँ, मैं गे हूँ। गुड मॉर्निंग के बाद वो मुझे मैसेज रिप्लाई नहीं कर सकता था क्या। जब देखो तब मैं ही उसे आगे से सामने से मैसेज करता हूँ, पर उसके बाद वो रिप्लाई ही नहीं करता है। एक तो मैं उसके सामने घास पे घास डाले जा रहा हूँ और वो है कि खाने की तैयारी ही नहीं कर रहा है। अजीब सा शक्ल बना के आता है मेरे सामने में, एकदम इमोशनलेस फेस लेकर के मेरे सामने में आके प्रकट हो जाता है। उसे दिखाई नहीं देता कि मैं इतने अच्छे से रेडी होके आता हूँ, उससे फ्लर्टी बातें करता हूँ, उससे इतना फ्लर्ट करता हूँ, बट नहीं, उसे तो घास डालना ही नहीं आता। नहीं मतलब इतना हैंडसम सा लड़का, अरे नहीं नहीं यार, मैं तो बॉटम हूँ ना। हाँ, तो खुद को बॉटम बुलाओ विंग, बॉटम। हाँ, तो ब्यूटीफुल सा लड़का उसके सामने रहता है, पर नहीं, उसे तो कुछ और ही करना है। पक्का वो जब मुझे घास नहीं डाल रहा है तो वो लड़की जब वो कुछ करती होगी तो ये घास डालता ही नहीं होगा, ऐसे ही शकल बना के घूमता होगा, इसलिए तो वो लड़की उसे छोड़ के भाग गई। अब यहाँ पे जो विंग था वो वांगजी को कोसे जा रहा था, तभी उसका फ़ोन बजता है और वो फ़ोन जब पलट के चेक करता है तो देखता है वांगजी उसे कॉल कर रहा है। फिर वो फ़ोन उठाते हुए कहता है, हेलो वांगजी। वांगजी उसे ना हाय बोलता है ना कुछ डायरेक्ट बोलना स्टार्ट करता है, विंग मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है क्योंकि कल तुम जब ऑफिस आए थे ना तो सर के सामने में मैंने तुम्हारा आर्ट प्रेजेंट किया था ना, तो वो दोबारा से तुम्हें बनाते हुए देखना चाहते हैं और कुछ लोगों के सामने वो तुम्हें बनवाना और उन्हें दिखाना भी चाहते हैं जिससे कि तुम्हारी थोड़ी सी प्रोग्रेस हो सके। तो विंग इस पे कहता है, बट मैं तो अभी शॉप पर हूँ ना, मैं कैसे आ सकता हूँ अभी। वांग जी से कहता है, जब तुम आगे बढ़ रहे हो तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना सीखो विंग, और वो छोड़ दो अभी फिलहाल से और आ जाओ, ठीक है ना। तो विंग कह देता, ओके ओके मैं आ रहा हूँ। फोन कट करने के बाद विंग मुंह बनाते कहता, अरे सेट यार, मैंने तो उसे हक डे बोला ही नहीं। हाँ, मिल ले तुम उसे, फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और जो फूल, वो फ्रेश फूल को उसने निकाले हुए थे कट्स करने के लिए, वो वापस से उसे रख देता है अंदर और वो टैक्सी ले लेता है लैन ऑफिस जाने के लिए। दूसरी तरफ बेचारे हमारे वांगजू को याद आता है कि नहीं, वो ऑफिस का सीईओ नहीं, कंपनी का सीईओ नहीं, एक एम्प्लॉय है। इसलिए वो जाता है दोबारा से अपने कपड़े चेंज करने के लिए। जो ऑफिस था उसमें शेयर होल्डर्स की भी मीटिंग्स थी, इसमें लैंड किरण अंकल आए हुए थे एज ए चेयरमैन के तौर पे। तो वो भी वहाँ पे थे और वहीं दूसरी तरफ जो सीजन था उसने भी कुछ लोगों को बुलाया हुआ था ताकि विंग जब आर्ट्स बनाए तो वो लोगों को दिखा सके और थोड़ी बहुत अगर कमी हो तो वो धीरे धीरे करके सुधार सके। फिर जो वांगजी होता है ना, वो अपने कपड़े चेंज करके आ गया हुआ था और विंग भी आ जाता है। विंग आने के बाद सीजन के पास आता है, जहाँ पे सीजन उसे कहते हैं कि विंग, तुम्हें इन लोगों के सामने में ना आर्ट्स बनाने होंगे ताकि ये लोग देख सके और तुम्हें मार्क्स दे सके ऊपर से। अगर तुम्हारी आर्ट्स एग्जीबिशन में या फिर कहीं म्यूजियम में लगने के लायक हुई तो हम उसे लगा देंगे और उस हिसाब से उसकी प्राइस भी लगाएंगे, और अगर कोई कमी हुई तुम्हें कहाँ कहाँ क्या क्या सुधार करना है, कैसे कैसे, तो ये लोग तुम्हें गाइड कर देंगे, ठीक है ना। तुम इनके सामने ना अच्छे से पेंटिंग करके दिखाओ, ठीक है ना। तो फिर विंग हाँ में भर देता है और कहता है, ठीक है मैं बनाता हूँ।
फिर वांग जी विंग को एक आर्ट वाले रूम में लेकर के आता है। वहाँ पे बहुत सारे ब्रश और आर्ट्स के कैनवास वगैरह लगे हुए थे, तो जो भी उसे ज़रूरत था वो सब उसको वहाँ पे रख देता है। फिर जो विंग हमारा था वो आता है और अपने लीज को ऊपर करते हुए ना उस पे पेंटिंग बनाना स्टार्ट करता है। विंग जो पेंटिंग बना रहा था उसमें एक समुद्र का किनारा था और एक इंसान एक घोड़े पे बैठ करके दौड़ते हुए कहीं जा रहा होता है, और वो जो शख्स था ना वो ढलते हुए सूरज को जो समुद्र में जा रहा होता है उसे वो देख रहा होता है। और जो विंग था ना वो बहुत कम कलर्स को यूज करके 2-3 कलर को एक साथ मर्ज करते हुए उस कलर को वो फुलफिल कर रहा होता है। वो डार्क कलर बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा था ताकि पेंटिंग में कुछ दाग या कुछ भी कालापन या कुछ भी ऐसा आ जाए जिससे कि वो अजीब लगे। और वो वाइट वाइट भी थोड़ा सा यूज करता है ताकि पीछे से ना ज़्यादा ज़्यादा हम कह सकते हैं कि डार्क होने की वजह से पीछे से भी दिखने लगता है ना कैनवास पे, तो वो ना दिखने चाहिए। इस तरह से जो विंग था ना वो पेंटिंग करना स्टार्ट कर चुका था। और अभी विंग को ना पेंटिंग करते हुए ऑलमोस्ट ना 40 मिनट से प्लस हो गए थे, क्योंकि अच्छी पेंटिंग बना रहा था, तो वो इतना अच्छा बना भी तो रहा था ना इसी वजह से। तो वो सब लोग देख रहे होते कि विंग कहाँ पे कौन सा ब्रश उठा रहा है, किस हाथ से उठा रहा है, कितना कलर यूज कर रहा है। वो ना हर एक चीज़ को देख रहा होता है विंग को करते हुए। और वो सब प्रोफेशनल होते हैं, तो वो विंग को पिक्चर्स बनाते हुए देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो विंग था उसके पिक्चर्स को बनाते हुए देखकर वांग जी अलग ही फुल इम्प्रेस्ड हुए जा रहा था। वो विंग से कहता, विंग क्या बना रहे हो? फिर जो विंग था वो सारे पिक्चर्स को ना आउटलाइन से लेकर के इनर लाइन तक का हर चीज़ उसे एक एक करके ना समझा देता है कि ये क्या है क्या नहीं है, और मैंने क्या बनाया है, इसका क्या मतलब निकलता है, वो सभी थिंग्स उसे समझा रहा होता है। और वो उस पेंटिंग को उठा करके एक विंडो साइड में रख देता है ताकि उस पे धूप पड़े तो वो थोड़ी सी जल्दी सूख जाए। वो सूख जाए तो उसकी प्रॉपर जो कलरिंग होती है ना वो उभर करके सबके सामने में आ जाए। बट इसके बावजूद भी विंग ना थोड़ा सा नर्वस था। वांग जी कहता है, ओके कोई बात नहीं, ठीक है ना, वैसे तुमने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, तुम्हें पता है तुमने इतना अच्छा बनाया है कि मेरा मन करे कि तुम्हारे हाथ ना चूम लूं, आई मीन की चूम लूं मैं। उसके बाद वांग जी फटाक से बात चेंज करते हुए कहता है, तुम्हें कॉफ़ी पीनी है विंग? चलो हम नीचे चलते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। विंग कहता है, क्या क्या कहा तुमने? उसका ध्यान नहीं था कि वांग जी क्या बोल रहा था, वो पेंटिंग की तरफ देख रहा होता है। अभी वहाँ पे सीजन आते हुए कहता है, अरे विंग तुमने तो सच में बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, आई होप कि उन लोगों को भी बहुत अच्छी लगे ये पेंटिंग, और मैं चाहूँगा कि तुम्हारी पेंटिंग सेलेक्ट हो जाए विंग। विंग कहता है, मैं रिजेक्ट तो नहीं होऊँगा ना गगा? तो वो सीजन कहते हैं, अरे नहीं तुम रिजेक्ट नहीं होगे, मुझे पक्का यकीन है कि तुम सेलेक्ट हो जाओगे। फिर कहता है, विंग तुम थोड़ा बाहर वेट करो, मैं इन लोगों से बात कर लेता हूँ, ठीक है ना? तो फिर विंग वहाँ से बाहर चला जाता है। विंग आने के बाद जो था कि थोड़ा सा थक भी गया था और नर्वस भी फील कर रहा था, तो वो एक एम्प्लॉय से पूछता है कि हमें कॉफ़ी कहाँ मिलेगी? तो वो कैफेटेरिया के बारे में बता देता है कि नीचे से थोड़ा ही आगे जाने के बाद कैफेटेरिया है जो ऑफिस का ही है, तो आप वहाँ से वो ले सकते हो। तो फिर विंग ना नीचे चला आता है कॉफ़ी लेने के लिए। विंग जब कॉफ़ी लेने के लिए आता है ना तो वहाँ पे उसे एक बॉयज़ दिखता है जो कि हम बोल सकते हैं कि एलजीबीटी था, क्योंकि वो बॉयज़ तो था पर उसका बाल लड़की जैसे था और उसने जो शर्ट पहना हुआ था वो भी शॉर्ट शॉर्ट्स था, और वो विंग को देखते ही समझ गया था, इसलिए वो कॉफ़ी भी बना रहा था और विंग के साथ ना वो फ्लर्ट भी करने लगा था। तो वो बोल रहा था कि मुझे पता है कि तुम भी मैन को पसंद करते हो, तो क्या तुम मेरे ऊपर टॉप करने वाले हो या फिर बॉटम बनने वाले हो? ऐसे-ऐसे डॉटी-डॉटी टॉक्स ना वो विंग से करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ जो वांग जी था, वांग जी अपने गगा से पूछता है, गगा क्या ये पक्का सेलेक्ट तो हो जाएगा ना? सीजन कहते हैं, सच कहूँ तो मेरी तरफ से 10+10 है, पर ये लोग प्रोफेशनल है वांग जी, तो इनको भी तो सोचना होगा ना। देखते हैं ये लोग क्या डिसीजन लेते हैं। वैसे भी 2 मेंस जो आए थे, हाँ, हाँ, वो उस पे डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना? वांग जी ओके बोल कर के वहाँ से निकल जाता है, तो वो विंग को देखता है कि वो नीचे जा रहा है, तो वो भी उसके पीछे आता है, तो देखता है कि वो एक लड़का है जो उससे वो चेप हुए जा रहा है, और विंग भी उसको भाव दे रहा था। जब देख रहा है कि वो कॉफ़ी बनाने वाला लड़का जो विंग से ना कुछ ज़्यादा ही चेप हुए जा रहा था और उसके हाथ को वो टच करने की कोशिश कर रहा था, बॉडी को टच करने की और उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, तो वांग जी एकदम भागते हुए आता है, विंग को वहाँ से खींचते हुए सीधे कहता, विंग। और आसपास के सारे लोग देखने लगे थे। भाई साहब वांग जी ने पहली बार ऐसी हरकत करी ही थी ऑफिस में, और वो भी एक सीईओ ऐसी हरकतें करे तो अजीब लगता है ना, मतलब वो पहली बार भाग कर आया एंड देन सीधे विंग का हाथ पकड़ के खींचते कहता, विंग जस्ट लाइक। तो विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता, हाँ क्या हुआ? वो वांग जी कहता, इसने तुम्हारा हाथ। अब वो कुछ आगे बोल ही नहीं रहा था, ऊपर से वो जो चाय कॉफ़ी जो बना रहा था कॉफ़ी वाला लड़का, वो भी डर गया था क्योंकि उसे पता है कि भाई वांग जी इस कंपनी का सीईओ है और ये इसके ही बंदे के साथ में शायद फ्लर्टी-फ्लर्टी हो रहा है, तो इसका पता नहीं चटनी बनेगा, ये भरता बनेगा या रायता बनेगा, उसे तो खुद नहीं पता भाई। विंग उसकी तरफ देखते हुए और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ नहीं, हम बस जस्ट टॉक कर रहे थे। पर वांग जी की जली भुनी हुई थी, बेचारा हमारा जला हुआ कोयला बना हुआ था वो। वांग जी तो विंग की बातों पे ध्यान देता भी नहीं है। फिलहाल से वो सामने वाले उस लड़की को देख रहा था जिसका आउटफिट बिल्कुल गर्ल्स की तरह था। उसने अपनी बॉडी को ना गेस्चर जो था वो वैसे ही था, बट वो एक बॉयज़ था। तो वो समझ गया था और ऊपर से उसके फेस पे इतना ज़्यादा मेकअप लगा हुआ था, उसे समझ से देर नहीं लगी थी कि ये मैन को पसंद करता है।
फिर वो वापस से विंग को देखते हुए उसके हाथ को खींचते हुए कहता है चलो मेरे साथ तुम यहाँ से। तो विंग कहता है बट अरे वो कॉफ़ी। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें दूसरी कॉफ़ी पिला दूंगा, अभी चलो मेरे साथ फिलहाल से तुम। और इतना बोलते हुए उसको खींच खाच के अपने ऑफिस में लेके आ जाता है। तभी एक्चुअली में क्या होता है कि वो जब उसको अपने कैबिन की तरफ लेके जा रहा होता है ना, तो अंकल किरण भी एक मीटिंग अटेंड करके, जैसा कि मैंने बताया था, वो शेर हल्डंग वाली मीटिंग अटेंड करने के बाद निकल के आ रहे होते हैं। तो अंकल देखते हैं कि जो वांग जी है ना, वो एक लड़का को हाथ को ना खींच के पकड़ के अपनी कैबिन की तरफ लेके जा रहा है। अब अंकल को तो पता है कि भाई वांग जी गुस्सा होता है तो वो वैसे ही करता है, तो उसको डर लग गया था कि कहीं इस एम्प्लॉय के साथ भी वो कुछ ना कर दे, इसलिए उसके पास आते हुए कहता है वांग जी, माना कि तुम ऑफिस के एम्प्लॉय है, माना कि तुम इस ऑफिस के सीईओ हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर चिल्लाओ चीखो, जब देखो तब किसी भी एम्प्लॉय को डांटते रहते हो, चीखते चिल्लाते रहते हो। और जो अंकल थे ना, वो वांगजी और विंग को बिना देखे उस पर चिल्लाना स्टार्ट कर देते और कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम इस कंपनी के सीईओ हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम इस बच्चे के साथ में बदसलूकी करो। मैं जानता हूँ कि ये बच्चा नया नया इंटर्न आया होगा और ये सीख ही रहा होगा, सही से सीख नहीं रहा है तो तुम इसे सिखाओ ना। तुम तो सीजन से भी अच्छा कंपनी को संभालते हो, तो अब क्या हो गया तुम्हें? हाँ, तुम इसे सिखाने के बजाय इसका हाथ पकड़ के लेके जा रहे हो ताकि तुम इस पे अपनी गुस्सा निकाल सको, इसको डांट सको। अच्छे से कंपनी को सँभालो तुम, समझे ना? जब आता हूँ तब तुम्हारी शिकायतें ही सुनता रहता हूँ कि तुम इस एम्प्लॉयी के ऊपर चिल्लाए, उस एम्प्लॉयी के ऊपर चिल्लाए। तुम हमेशा एम्प्लॉयी के ऊपर चिल्लाते ही रहते हो। काम सिखाओ ना अच्छे से। अंकल जी चिल्लाते हुए कहते हैं अंकल, तो अंकल कहते हैं हाँ, माना कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, पर इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं तुम्हें एम्प्लॉयी पे चिल्लाने के लिए छोड़ दूँ। ये लड़का 20-21 साल का है और तुम इस पे चिल्लाए जा रहे हो। तो विंग कहता है नहीं अंकल, मैं 24 साल का हूँ। तो अंकल कहता है हाँ बेटा, मैंने मान लिया कि तुम 24 साल। अंकल कहते हैं कि और ये इस कंपनी का सीईओ है, पर इस माना कि ये सीईओ है, बट इसका ये मतलब थोड़ी कि किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर ये चिल्लाएगा। तो जो विंग था ना, वो बार बार ना अंकल के इस वर्ड पे ध्यान देता है, वो कहता है सीईओ। तो वांग जी कहता है अंकल, तो अंकल कहते हैं चुप रहो तुम, चुप ही रहो, तुम्हारे ऐसे बिहेवियर की वजह से मुझे कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। तो वांग जी वापस से कहता है अंकल ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अंकल कहते हैं हाँ, मुझे सब पता है कि कैसा और कैसा नहीं है, तुम्हें तो बस खुली छूट मिलना चाहिए ताकि तुम एम्प्लॉय के ऊपर चिल्ला सको। हाँ, अगर मैं अभी नहीं आता तुम पक्का इस एम्प्लॉय को खींच के ले जाते और ले जाकर के इसको टांग देते, जैसे कि पिछले एम्प्लॉय के साथ में तुमने किया था। इतना काम करवाया था, इतना काम करवाया था बेचारे से कि वो ऑफिस से ही भाग गया था। वहीं हमारे वांगजी थे, वो अपने मन में कह रहा था "हाँ, इतना अच्छा से मैंने सब कुछ मैनेज किया था, पर अंकल ने आके सारा भांडा फोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ सीजन भी आगे हुए थे और आते ही अंकल से कहते अंकल। तो अंकल सीजन को देखते हुए कहते सीजन तुम आ गए, देखो तुम अपने भाई को संभालो, ये इस एम्प्लॉय को खींच के लेके जा रहा होता है, पक्का इसको टांगने ही वाला था ये। विंग अलग ही कंफ्यूजन में पड़ा हुआ था और वो कहता है भाई, अंकल, नेफ्यू, ये सब क्या चल रहा है? मैं कहाँ फँस गया हूँ? वांग जी ने विंग के कान के पास आते हुए कहता है चलो हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना? इतना बोल करके वो लोग सब अंदर आ जाते हैं। तो अंकल कहते हैं अरे मुझे भी तो आने दो, मेरे लिए, मैं भी आऊंगा। तो वांग जी अंकल की तरफ देखते हुए कहते हैं अंकल आखिर आपने मेरा भांडा फोड़ ही दिया। तो अंकल कहता है मैंने कौन सा तुम्हारा भांडा फोड़ दिया, तुम तो हर वक्त क्लेश करते रहते हो ऑफिस में, जब देखो तब इस एम्प्लॉय पे उस एम्प्लॉय पे उस एम्प्लॉय पे चढ़े रहते हो, चिल्लाते रहते हो, फाड़ते रहते हो उसको। इतना कोई काम करवाता है क्या? काम नहीं कर रहा, अच्छे से दिखाओ ना। क्या पता वो कुछ कर ले अपने आप को, तब कौन जिम्मेदार होगा इसका? हाँ बताओ मुझे। अ, तो वांग जी वापस से कहता है अंकल छोड़ो ना, मैं बाद में बता दूंगा आपको कि ये है कौन और मैं इसे क्यों लेके जा रहा हूँ। तो अंकल कहता है हाँ हाँ, इसको मारने के बाद, इसको टपकाने के बाद तुम आके मुझे बताना है कि ये कौन है और क्या किया है तुमने इसके साथ। छोड़ो, ये मेरे साथ जाएगा। सीचन कहते हैं अंकल आप छोड़ो ना, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको बाद में बताता हूँ ना सब कुछ। सीचन कहता है अंकल छोड़ो ना। तो वांग जी अंकल उसके कहते हैं नहीं, मैं भी जाऊंगा अंदर, मैं भी तो देखूँ क्या चल रहा है ऑफिस में और क्या करने वाले हो तुम लोग। इतना बोलकर के वो भी अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जो अंकल थे वो सीजन की तरफ देखते हुए कहते हैं जैसे ये लड़का हमारी कंपनी में क्या कर रहा है, मैंने कभी भी पहले इसे यहाँ नहीं देखा है और वो हमसे इस तरह से क्यों बातें कर रहा है। हाँ, सीजन कहता है अंकल से कि अंकल प्लीज आप 2 मिनट के लिए शांत हो जाएंगे, मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगा। तो अंकल उसके कहते हैं हाँ हाँ, आप इस बूढ़े अंकल को अब कुछ बताने लायक समझे भी नहीं हो तुम लोग कि हमें कुछ बता सको। हाँ, तो वहाँ पे जितने भी पेंटर्स थे ना, उसमें से एक आकर के विंग को बताता है कि आपकी पेंटिंग तो काफ़ी अच्छी है, बट आपको थोड़ा-सा प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। आपने जो आउटलाइन बनाया है ना, उसी से पूरी पेंटिंग निखर कर के बाहर आ रही है, बट आपको थोड़ा-थोड़ा करके प्रोग्रेस करना होगा। ऐसे तो लोग इंप्रेशन देने के लिए बहुत सारे लोग डार्क कलर का यूज़ करते हैं और अलग चीज़ें बनाते हैं, थोड़ा-सा तरकता-भड़कता हो, बट आपने पहले से ही थोड़ा-सा स्मार्टनेस दिखाते हुए लाइट कलर का यूज़ किया है और सूखने के बाद तो ये और भी अच्छे से निखर कर के बाहर आ रहा है। और ये सभी पेंटिंग्स जो आपने बनाए हैं ना, वाक़ई में काबिल तारीफ़ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी कंपनी के साथ में कोलैब करें और खुद को प्रोग्रेस करें, ठीक है? अगर आप हमारी कंपनी के साथ में कोलैब करते हैं तो हमारी कंपनी बहुत सारे शोज़ करवाती है और हमारे आर्ट एग्जीबिशन भी लगते हैं, वहाँ पे हम आपकी पेंटिंग को प्रमोट कर सकते हैं। लॉन्च हम करेंगे, इससे आपकी कंपनी का भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा।
ठीक है ना? तो इस पे विंग कहता है पर मैंने आगे का नहीं सोचा है। तो वो जो आदमी था वो विंग से वापस कहता है कि कोई बात नहीं, आप हमारी कंपनी में आइए, हमसे बातें कीजिए, आपको जो ठीक लगे आप हमारे साथ डिस्कस कीजिए, ठीक है ना? और अपनी बारीकियों के ऊपर ध्यान दीजिए और उसे सुधारिए, ठीक है ना? वैसे ये पेंटिंग आपने काफ़ी खूबसूरत बनाई है, तो क्या मैं इसे रख सकता हूँ? विंग कहता है अगर आपको इतना ही पसंद है तो आप रख लीजिए, पर मैंने ये पेंटिंग कुछ ऐसे ही बनाया है बस आप लोग को दिखाने के लिए नॉर्मली ही, पर आपको वाक़ई में पसंद है तो आप रख लीजिए। यार वो शख्स ना थैंक यू करते हुए इसे बोर्ड डाउन करता है एंड देन कहता है एक कार्ड बढ़ाते हुए कि ये हमारी कंपनी का लोगो कार्ड है, तो आप इसे रख लीजिए और आप हमारे कंपनी में आइए, हमारे साथ कोलैब कीजिए और आप अच्छी-अच्छी पेंटिंग बनाएँगे तो हम उसे लॉन्च करते जाएँगे, प्रमोट करते जाएँगे और जो बेनिफिट होगा वो आप अपना रखते जाइएगा, ठीक है ना? इससे आपका भी नाम होगा और आपके आर्ट्स भी बिकेंगे और आपको पैसे भी मिलेंगे। तो हमारा विंग था ना वो कार्ड को देखते हुए स्माइल कर रहा था, फुल टू स्माइल कर रहा था। वहीं पीछे भी वांगजी खड़ा होकर के उसने भी सबने बात सुनी थी, टीचर ने, अंकल ने, सबने सुनी हुई थी। तो वो लोग भी स्माइल कर रहे होते हैं और वांग विंग की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अंकल ना सोच रहे थे कि अच्छा तो ये लड़का एक पेंटर है, बट इसे तो मैंने कभी पहले अपनी कंपनी में नहीं देखा है, तो फिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? और अभी भी अंकल के दिमाग में ना यही खिचड़ी पकड़ी होती है, जो तो विंग होता है ना वो पीछे मुड़ता ही है और वो सारे लोग वहीं पे होते हैं, अभी गए नहीं थे। अब जो हमारा विंग इतना ओवर एक्साइटेड था तो गलती करना तो बनता है ना उसका। अब वो इतना खुश था, इतना ओवर एक्साइटेड थे, सारे लोग वहीं पे थे। विंग ना भागता हुआ आता है और वांगजी के गोद में सीधे छरप जाता है। वांगजी भी उसे उसके थाई से पकड़ लेता है। अब वो भी बहुत ज्यादा हैप्पी था। विंग के ऐसे करने से वो भी उसे पकड़ लेता है कि कहीं ये गिर ना जाए। हमारा विंग जो कि ओवरली लैप्ड एक्साइटेड था वो चिल्लाते हुए उसे कहता है वांगजी वांगजी मैं सेलेक्ट हो गया, मैं सेलेक्ट हो गया, तुमने सुना मैं सेलेक्ट हो गया, मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो मैं सेलेक्ट ही नहीं होता और मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। मैं क्या बताऊँ तुम्हें, हाँ तुम्हें पता है अब अनाथ आश्रम की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, मैं अपने अनाथ आश्रम के लिए बहुत कुछ कर पाऊंगा, सभी बच्चों के लिए भी। मैं बहुत 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 हैप्पी हूँ वांग जी। दूसरी तरफ हमारे अंकल किरण को तो हार्ट अटैक ही आने वाला होता है कि हैं ये क्या देखने को मिल रहा है भाई। हमारा विंग ना अभी कंटिन्यू राग अलापे जा रहा है, वांग जी वांग जी वांग जी तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, पूरी लाइफ ऐसे ही रहना है, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना हैप्पी। भाई एक ही बात को वो दोहराए जा रहा। एक तो हमारा वांगजी खुद सदमे में चला गया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ सीजन और अंकल और बाकी के जितने भी एम्प्लॉयज थे जो वहाँ पे थे वो सब विंग को और वांगजी को इस तरह से देख रहे होते, भाई कडल वाला गेम क्यों खेल रहे हो दोनों, उधर जाओ ऑफिस है, थोड़ी तो शर्म कर लो। तो फिर सीजन कहते हैं विंग, तो विंग कहता है हाँ। सीजन कहता आपको पता है मैं सेलेक्ट हो गया और आपको पता है मैं बहुत 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 हैप्पी हूँ। उसके बाद कहता है हाँ मैं तो थक गया, वैसे मेरी हाइट कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, मैं इतना बड़ा कैसे हो गया? फिर वो अपने आप को देख रहा था, दाएँ देख रहा था, देन सिचन को देखते हुए कहता वैसे मेरी हाइट आपसे ज़्यादा कैसे ही हो गई? फिर वो पीछे देखता है जहाँ पे अंकल किरण अपने सीने पे हाथ लिए हुए खड़े थे और वो वापस से देखता है नीचे, फिर ऊपर देखता है और वो फिर जो अंकल थे ना वो सिचन के पास आते हैं और उस वो मतलब बड़बड़ा रहे थे कि ये क्या देख रहा हूँ मैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा विंग था वो अलग ही शौक हो रहा था कि वो कहाँ चढ़ा जो हमारा वांगजी था ना उसका लोअर पार्ट ना हार्ड हो रहा था, तो विंग ने एक बार आह करके ना उछल जाता है। इधर अंकल वो अलग ही शौक हुए पड़े हैं, सीजन अलग ही शौक हुए पड़े हैं और इधर विंग वो उछल जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है वांग जी नीचे से क्या पोक हो रहा है, एक बार देखना तो जरा सा क्या हो रहा है ये। दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है वांग जी देखो ना नीचे क्या है, मुझे चुभ रहा है। तब तक हमारे सीजन अंकल और जो इम्प्लाई थे वो सब वांग जी को हाँ करके देख रहे होते हैं, सीधे उसके लोअर पार्ट को जो कि टाइट हो चुका था पूरा। अब जब सब वांग जी को इस तरह से देख रहे होते हैं ना तो विंग वो रियलाइज करता है कि सब लोग वांगजी को ऐसे क्यों देख रहे हैं, तो वो जब नीचे देखता है और जब उसे समझ में आता है कि वो कहता है आह और इतना बोलकर वो छलांग लगाते हुए उतर जाता है और जो उसका फाइल था जो और उसके बाद जो वो पेंटिंग्स बनाया हुआ था ना तो वहाँ पे 2-3 पेज रखे हुए थे तो वो सब उठाता है। सीधे उठाने के बाद मैं आप लोगों से बाद में बात करता हूँ, ठीक है ना? और मैं पक्का आपके कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए आऊँगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। इतना बोलकर वांगजी ने विंग लंक लेके भागता है वहाँ से और हमारा बेचारा स्टिल वांगजी अपने हार्ट को वेकअप होने के बाद स्टिल वहाँ पे खड़ा था बुद्ध बन करके। वहाँ पे जो प्रोफेशनल जो आए हुए थे उन सबको देखने के लिए कुछ एम्प्लॉयज थे वो सब इस हालत को देखने के बाद वो वापस से सब तीनों को ग्रीट करते हुए कहते बाकी की बात ना अब हम दूसरे दिन कर लेंगे, ठीक है तो अब हम चलते हैं। इतना बोल करके वो लोग भी पतली गली से पकड़ के निकल लेते हैं। चले जाने के बाद वांगजी अंकल की तरफ मुड़ता है तो अंकल उसको देखते हुए कहते हैं बेवकूफ मूर्ख इंसान, क्या क्या बोलूं मैं तुम्हें। उसके बाद अंकल किरण वापस से कंटिन्यू करते हुए कहते कि इतनी बुरी किस्मत कैसे हो सकती है मेरी कि तुम्हारे जैसा ठरकी नेफ्यू मिला है मुझे, बताओ। हाँ देखो तुम बेशरम बेहया इंसान कही कि तुम कंपनी में हो और ये तुम्हारा ये क्या खड़ा हुआ पड़ा है। हाँ तुम्हारा बाप भी ऐसे ही बेशरम था और तुम्हें उसी की तरह ऐसे बेशरम और ठरकी होते जा रहे हो। सीजन कहता है अंकल प्लीज शांत हो जाइए, आपका तबीयत बिगड़ जाएगा। अंकल कहते हैं मैं शांत हो जाऊँ, इसे देखो
जी को और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, ऊपर से उसका हार्ट के अलग ही वेकअप हुआ पड़ा था। तो वो कहता है अंकल मैं 1 मिनट में आता हूँ, इतना बोल करके वो अपनी कैबिन की तरफ भग जाता है बाहर से, अपने पैरों को थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा करते हुए, और अपनी कैबिन में आकर के बेचारे अपनी लोअर पार्ट को वो रब करना स्टार्ट कर देता है और अपने आप को सेटिस्फाइड करना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अंकल सीजन को देखते हुए कहते, देखा देखा तुम्हारा भाई कैसे 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 हरकतें करता है। सीजन कहता है, अंकल पहले आप शांत हो जाइए, और ये वही लड़का है जिसे वांगजी पसंद करने लगा है। मैंने आपको बताया तो था ना घर पे। अंकल जो कि बोले ही जा रहे थे वो कहते हैं, हाँ मान लिया एक पल के लिए कि वांगजी उसे पसंद करता है, पर उसका लोअर पार्ट तो देखो, उसे देखते ही बेशरम बेहया इंसान को वो बेकअप कैसे कर सकता है। तो वो कंपनी में क्या वो भूल गया इस कंपनी का वो सीईओ है। देखा उसका लोअर पार्ट कैसे खड़ा हो गया पूरा। पक्का मुझे यकीन है वो अपने बाप पे गया है। और सीजन तुम ठीक तो हो ना, तुम अपनी माँ पे गए हो इसलिए तो तुम शांत रहते हो हमेशा। क्या बोलूं मैं, मुझे पता है कि तुम सच में अपनी माँ पे गए हो। फिर अंकल वापस से थोड़ा पॉज लेते हुए कहते हैं, वैसे सच में क्या ये वही लड़का है। तो सीजन कहता है, हाँ अंकल ये वही लड़का जिसे वांगजी पसंद करने लगा है। उसको बताया था ना कि ये वही लड़का है। और फिर वो धीरे धीरे करके बताता है कि विंग का अनाथ आश्रम में ही वो लालन पालन हुआ है, और वो वहीं से पढ़ाई वढ़ाई किया है। फिर उसका फूल का शॉप था, फिर वांगजी उससे मिला था, एंड देन वो वहीं पे रहता है। तो वांगजी उसकी हेल्प करने के बारे में सोच रहा था, तो वो ए टू जेड सब कुछ जितना उसको पता था वो सब कुछ बता देते हैं। कल किरण कहते हैं, अच्छा अच्छा ये वही लड़का है, पर इस लड़के को बोलो कि इस तरह से ठरकीपना ना दिखाए। वो लड़का था तो क्या क्या मतलब इसका जो हार्ट कोक है वो वेकअप हो जाएगा क्या। खैर छोड़ो, मुझे घर जाने की जरूरत है। इस तरह के हार्ट अटैक मुझे ना दिया करो। इतना बोल करके अंकल किरण भी अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं, और सीचन भी अपनी कैबिन की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ वांगजी अपने आप को शांत करने के बाद चक्कर काटते हुए कहता है, वांगजी ये क्या कर दिया तुमने। और विंग क्या सोच रहा होगा तुम्हारे बारे में, मैंने ये क्या कर दिया। बेचारा हमारा राउंड राउंड खेल रहा है। फिर वो फोन ले करके ना विंग के नंबर को देखते हुए कहता है, नहीं 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 मैं इसे कॉल नहीं कर सकता। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। आज मैं इसे कुछ भी नहीं कहूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा। वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। छोड़ो, मैं बस काम करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। चक्कर काटते हुए फोन पटक देता है और अपने आप को बैठ जाता है। और वो कहता है, हाँ एक तो सुबह में मैंने इतना वियर्ड ड्रीम देखा था उसे लेकर के, दूसरी बात ये कि ये मेरा लोअर पार्ट। और उसको एक थप्पड़ मारता है अपने लोअर पार्ट को बेचारे को, और फिर उंगली पोक करते हुए कहता है, मैंने बोला था ना तुझे ऐसी हरकतें मत करना। हाँ सुबह में पता नहीं तुम्हें क्या हुआ था कि नाइट फॉल हो गया था, और अभी विंग को देखने के बाद तुम्हें इतना ज्यादा टाइट होकर के बाहर आने की क्या चुल मची थी कि तू खड़ा हो गया। हाँ तू सो नहीं सकता था। जब देखा नहीं विंग को कि तू खड़ा हो जाता, क्यों क्यों क्यों। और इतना बोल करके उसको कोसे जा रहा होता है बेचारा हमारा लाल वांगजी लिटिल लर्न को कोस रहा है। उसके बाद वो डीप इनहेल एक्सहेल करते हुए कहता, "उफ, बस काम डाउन ओके ना, ज्यादा मत सोच वरना ये दोबारा से खड़ा हो जाएगा। आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस ऑफिस में काम करना है और यहीं पे सो जाना है। मैं घर भी नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं करना है, बस सो जाना है तुम्हें, सो जाना है। और इतना बोल करके वांगजी जो का जो काम वाम बचा हुआ था वो सब करना स्टार्ट कर देता है। जब घर जाने का वक्त होता है तो ना चाहते हुए उसे घर जाना पड़ता है, क्योंकि अंकल किरण ने साफ साफ उसे समझाया था, ऑफिस आवर खत्म होते ही चुपचाप से घर आ जाना। अगर बहाना किया या ऑफिस में रहना है तो फिर खैर नहीं। बेचारे घर आने के बाद ही वांगजी को अंकल से बहुत सारी डांट पड़ती है, और वो क्या ही कर सकता था। खाना की जगह पे डांट खा के पेट भर रहा था। वो सिचन को बहुत मजा आ रहा था वांगजी को डांट खाते हुए सुन करके। एक पल के लिए तो अंकल को भी बहुत हंसी आ रही थी कि मतलब वांगजी तुम इतना ज्यादा सेंसिटिव हो कि विंग तुम्हारे गोद में चढ़ा हुआ था और तुम्हारा लोअर पार्ट इतना ज्यादा टाइट हो गया था कि वो बाहर आने के लिए बेताब था। बताओ यार तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है क्या। तो बेचारा हमारा वांगजी मोए मोए हो ही गया था उसका, वो क्या ही कर सकता था। बट फिलहाल से वो सुन रहा था गटर गटर सारी बातें। उसके बाद खा पी के ऊपर आने के बाद वो अपना फोन चेक करता है। फिर वांगजी ने फोन को रख देता है साइड में, और वो अपने मन में ही कहता है, एकदम से इतना ऑकवर्ड माहौल बन गया था तो विंग को भी ना थोड़ा साइनस आ रही होगी, वो भी साई फील कर रहा होगा। फिर वो फोन उठाते हुए कहता है, मैं ही मैसेज कर देता हूँ विंग को। फिर वो लिख देता है कि सॉरी टू से आज के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था अचानक से। तो विंग कहता है, अरे नहीं कोई बात नहीं, तुरंत रिप्लाई बैक किया हुआ था। अब ऐसा तो उसने बोल दिया था, और आगे लिख देता है कि ये सबके साथ होता है, नेचुरल है, ज्यादा परेशान मत हो। उसके बाद वो अपने पैर को हाथों को पटकते हुए ना शर्मा रहा होता है, क्योंकि बेचारा हमारा विंग जब से घर आया था अपने गाल लाल टमाटर लेकर के ना घूम रहा होता है। वार्डन और मेंटोर भी उनसे पूछती कि विंग बेटा कुछ हुआ है क्या, तुम्हारे फेस बहुत ज्यादा रेड रेड दिख रहे, डॉक्टर के पास चलोगे क्या। बट विंग कहता नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ आंटी, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद अपने कमरे में आकर के बेचारा हमारा शर्माते शर्माते, उसको अजीब लग रहा होता है, किसी को भी अजीब लग सकता है। तरह हमारा जो विंग था वो कैसे उसकी तरफ भागते हुए आया, उसके गोद में चढ़ गया, देन उसको कैसे वो बोला कि नीचे कुछ चुभ रहा है, वो सारी बातें वो सोच रहा होता है। फिर विंग अपने आप को ऐसे दरकिनार करते हुए थॉट से कहता है, अरे नहीं नहीं मैं ही था वो जो उसके गोद में जाके कूदा था। तो जाहिर सी बात है कि वो बंदा एक्साइटेड होएगा ही होएगा ना, सारी गलती मेरी है विंग। हाँ, तुमने ऐसा क्यों करा।
उसके बाद विंग कहता है ओके कोई ना, वैसे उसे बुरा लग जाएगा इसलिए मैं उसे गुड नाइट बोल देता हूँ। इतना बोल कर के वो गुड नाइट उसे मैसेज कर देता है और उधर से वांगजी भी उसे गुड नाइट बोल देता है। देन वो दोनों सो जाते हैं।